हेलो स्टूडेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर में शुरुआत करने से पहले मैं आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ टू रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको मालूम होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर जब इसमें R की वैल्यू में एरर पूछता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर पूछता है, फ्रैक्शनल एरर पूछता है और परसेंटेज एरर पूछता है, तो आपने एक रिजल्ट लिखा हुआ देखा होगा क्या, कि आपने ये रिजल्ट लिखा हुआ देखा होगा कि डेल्टा R डिवाइड बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 ओवर R2 का स्क्वायर। लेकिन इसका डेरिवेशन ये कैसे आया, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता है, तो आज हम इसका डेरिवेशन भी कराएंगे कि इससे इसका ये रिजल्ट कैसे आया और इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है ये भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, इसमें अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये इसके लास्ट में समझाएंगे, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट नंबर 3 में हम पहले पढ़ाएंगे इसमें आपको एरर इन केस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी रेज टू अ पावर, इसका डेरिवेशन कराएंगे और इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा ये बताएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि लेक्चर नंबर 5 और 6, इसमें हमने आपको एरर इन सम एंड डिफरेंस का डेरिवेशन और इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, एंड पार्ट 2 में एरर इन अ प्रोडक्ट एंड डिवीजन का डेरिवेशन कराया। इसमें एरर एंड डिवीजन का जो डेरिवेशन है ना, जो अभी हमने यहां लिखा, वो अगर आपको आता है तो इसका डेरिवेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए लेक्चर नंबर 5 और 6 जरूर देखें इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग लगाते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर इन सम एंड डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट एंड एरर इन डिवीजन का डेरिवेशन कर चुके थे और टॉपिक के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं ये हम कर चुके थे। ये 5 है, आपका 5वां पॉइंट है, एरर इन केस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी raised to a power, to the power या पावर। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना। और इसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने एरर एंड सम का डेरिवेशन कराया था, फिर डिफरेंस का डेरिवेशन भी आपको कराया, फिर एरर एंड डिवीजन और प्रोडक्ट का डेरिवेशन कराया। ये एरर एंड डिवीजन जैसा है। ठीक है, तो जरा हेडिंग लगाते हैं। हम जैसे पावर की बात कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ये ट्रू वैल्यू है और उसकी ये पावर है और ये इक्वल है x के, तो x एक ट्रू वैल्यू है, x एक ट्रू वैल्यू, a भी एक ट्रू वैल्यू और n उसकी पावर है। लेट कर लेते हैं कि इसमें जो डेल्टा a है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा a को एब्सोल्यूट एरर इन a, और डेल्टा x क्या है आपका, एब्सोल्यूट एरर इन x। ये लेट किया। अब ये सारी ट्रू वैल्यू लिखी हुई है, अगर हम इसमें इस वैल्यू को, x की वैल्यू को एरर के साथ लिखना चाहते हैं तो विद एरर लिमिट, विद प्रॉपर एरर लिमिट्स लिखना चाहें x की वैल्यू को तो ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस के डेल्टा x। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया ऐसे क्यों लिखा तो लेक्चर नंबर आप 4, 5, 6 देखिए कंटिन्यू में, तभी आपको अपने आप समझ में आएगा, कई बार समझाया है।
x प्लस माइनस के डेल्टा एक्स, एक्स को ये x ट्रू वैल्यू हो गई x की, और डेल्टा एक्स इस x की वैल्यू में कितना एब्सोल्यूट एरर है वो हो गया। तो x को वैल्यू को एरर के साथ हमने लिखा, तो x लिखा है तो x को वैल्यू को एरर के साथ लिखा, प्लस माइनस इजुकल टू का साइन लगाए तो इजुकल टू का साइन लगाइए, a की वैल्यू को भी एरर के साथ लिखिए, तो a की वैल्यू को हम एरर के साथ लिख दें तो ये लिख दिया, और पावर कितनी है n, ठीक है। अब इससे आगे कैलकुलेशन सॉल्व करिए बेटा इसको, तो आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा, क्या करें, इसकी पावर को कैसे खोलें, तो इसको खोलने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस पावर को हम आगे सॉल्व कैसे करें इसको तरीका बताया था मैंने बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है बेटा, बायनोमियल थ्योरम का हमें थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, जो कि मैंने पीछे भी जब मैंने एरर डिवीजन का डेरिवेशन किया था तब मैंने बायनोमियल थ्योरम का वाला पॉइंट समझाया था। तो जरा ध्यान दीजिए, बायनोमियल थ्योरम कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसे बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए दो पॉइंट पर कंसंट्रेट करना पड़ता है, दो कंडीशन होनी चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं पे भी अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे ये 1 होना चाहिए बेटा, हमारे रिजल्ट में 1 भी नहीं है। दूसरी कंडीशन, ये जो 1 है, जो भी यहाँ क्वांटिटी लिखी है 1 के साथ जो क्वांटिटी लिखी है वो 1 x से बड़ी होनी चाहिए, ये जो 1 है वो x से बड़ी होनी चाहिए बेटा, 1 ग्रेटर देन x। अगर ये दो कंडीशन है, एक तो यहाँ 1 और ये 1 इस x से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, तब क्या करते हैं, ये पावर का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है 1 प्लस nx, ये बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो देखो इसमें जो पावर थी वो मल्टीप्लाइड में आ गई, पावर खत्म। हम इसे क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर है, अब इस पावर को कैसे सॉल्व करें हम, तो उसके लिए हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे। लेकिन बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए सर आपने कहा कि इसमें 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 है ही नहीं, तो 1 कैसे लाएं, जरा ध्यान दें, पहले 1 लाने पर ध्यान देते हैं। इसमें से x कॉमन ले लें, अगर आप इसमें से x कॉमन लें तो 1 प्लस माइनस के डेल्टा, ऐसा नहीं, ये गलत हो गया, बचिए सर x कॉमन ले लिया, देखो 1 प्लस डेल्टा, बेटा ये एक टर्म है पूरा, तो इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर इन x, ये पूरा एक टर्म है ऐसे, और x एक ट्रू वैल्यू है, तो x ऐसे कॉमन नहीं आएगा, तो फिर कैसे कॉमन आएगा, x कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस के डेल्टा x बाई एक्स। कॉमन लेना सबको आता होगा, जैसे a प्लस b, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि इसमें से कॉमन है ही नहीं कुछ, तो बहुत से बच्चों की कमजोरी होती है, बहुत वीक स्टूडेंटों की, कि a प्लस बी इसमें से कुछ कॉमन नहीं। अगर बच्चों से ये कहा जाए कि a स्क्वायर प्लस ए बी है, इसमें से a कॉमन ले लो, तो कैसे सर कॉमन आ जा रहा है, a कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, ऐसे तो ऐसे लिख लेते हैं। देखो कॉमन का मतलब समझिए, कॉमन हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें से c भी कॉमन ले सकता हूँ, d भी कॉमन ले सकता हूँ, जो कॉमन लेना है वो ले लीजिए आप। जैसे मैं इसमें से अगर a कॉमन लेना चाहूँ तो a, तो जो भी टर्म हमने कॉमन लिया है इस कॉमन टर्म का इस पूरे में डिवाइड चलता है, एक बार इस a का a में डिवाइड कर दीजिए तो a बाई a, और एक बार a का b में डिवाइड कर दीजिए b बाई a, जो भी कॉमन लो उसका इस इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए आप ऐसे, और सॉल्व कर लीजिए ये 1 हो गया देखो कट के, और ये हो गया b बाई a ऐसे। अब देखो इस a का मल्टीप्लाई द्वारा से अंदर करिए, a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a आ गया, और a का मल्टीप्लाई b बाई a में करेंगे तो a से a कट गया, b आ गया, ठीक है, बहुत इजी चीज है ना, लेकिन जिसको नहीं आती हो उसके लिए बताया, ठीक है। ऐसे इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x का इसमें कॉमन लिया तो x का x में डिवाइड किया तो 1, और डेल्टा x में डिवाइड किया तो x नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसे इजू कर लो। अब देखो इस पूरे की पावर कितनी है n, आप अंदर ही कॉमन लो बेटा, अंदर a कॉमन ले लो, पूरे की पावर है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ, चलो ऐसे मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाला a को, इस n पावर है ना इसकी, तो अंदर ही अंदर कॉमन लिया मैंने a, तो a कॉमन लूंगा तो 1 प्लस माइनस का डेल्टा a बाई a ऐसे आएगा। अब देखो n इसकी भी पावर है और n इसकी भी पावर है, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको आगे, x 1 प्लस माइनस के डेल्टा x बाई एक्स, और इक्वल टू इसको ऐसे लिख लीजिए a की पावर n और 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसकी पावर भी आपकी n। तो देखो 1 आ गया, ये 1 लाए क्यों, हम समझ में आया, जिससे मैं बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकूं।
और ये देखो कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ आ गई, अगर हम ये कॉमन ना लें तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इससे आगे हम, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, इस a की पावर n जो दिख रहा है, इस a की पावर n की वैल्यू कितनी है x, तो इस a की पावर n की जगह पर हम x कंसीडर कर लें, लिख दें, तो लिख देते हैं अगले स्टेप में x 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पे x लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट 1 प्लस माइनस का डेल्टा a बाई a इसकी पावर है, और इस x से x कैंसिल हो गया, तो देखो कैंसिल हो गया तो इसमें हटा देता हूँ। चलो अगले स्टेप ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लो, आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लीजिए। सर इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज क्यों कर लें, अभी तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, 1 तो आ गया। सर आपने ये भी कहा था कि 1 बड़ा होना चाहिए x से, मैंने कहा हाँ, तो देखो ये जो ट्रू वैल्यू है वो हमेशा एरर से कैसा होता है, ज्यादा, तो a जो है आपका ट्रू वैल्यू और वो ग्रेटर होती है किससे, एरर से। आप देखो इस एरर ऑफ मेजरमेंट वाले टॉपिक में कोई भी वैल्यू देखो, देखो जैसे आपने कभी दे रखा हो लेंथ, तो वहां दे रखा हुआ 20 प्लस माइनस के 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे आपने ये देखा है ना कभी, ऐसे ऐसे लिखा होता है एरर वाले मेजरमेंट वाले में। इसका क्या मतलब है मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे ये भी तो लिखा मैंने x प्लस माइनस के डेल्टा x, a प्लस माइनस के डेल्टा a, ऐसे ये लिखा है l इतना, तो जानते हो ये l की ट्रू वैल्यू है और ये उसमें एरर है, तो इसे ऐसे लिख सकते हो आप l प्लस माइनस का डेल्टा है l, ऐसे, और l लेंथ की ट्रू वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ की ट्रू वैल्यू हो गई, और इस l में कितना एब्सोल्यूट एरर है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा l, तो डेल्टा l इस l की वैल्यू में कितना एरर है, तो 0.1 सेंटीमीटर, तो ये ट्रू वैल्यू होती है और ये उसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ ट्रू वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट एरर से बड़ी है, तो l बड़ा है किससे, डेल्टा l से, तो ऐसे ही a बड़ा होगा डेल्टा a से, तो इस वाले केस में आप इसको इसके नीचे ले आ सकते हो, तो एक बड़ा हो जाएगा डेल्टा बाई a से, देखो ऐसे, तो देखो 1 बड़ा है डेल्टा बाई a से, तो यहाँ 1 x से बड़ा है, यहाँ 1 इस वाली a किसकी जगह पे लिखा हुआ, x की जगह पर, तो 1 बड़ा है डेल्टा बाई a से, इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, ये लिख देंगे हम यहाँ, और बाइनोमियल थ्योरम कहती है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो 1 प्लस एन एक्स, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम, ये साथ में लिख देंगे यहाँ। इसको समझ लो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम अभी जो 1/r का डेरिवेशन करेंगे ना, वो इसी कंसेप्ट से करेंगे सेम टू सेम, इसीलिए कह रहा हूँ एरर एंड डिवीजन का डेरिवेशन और ये डेरिवेशन सेम टू सेम है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, तो अब इसमें लगा दें बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 प्लस माइनस इस n का मल्टीप्लाई x में हो जाता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा n डेल्टा a बाई a, देखो मल्टीप्लाई कर दिया n का। अब जरा ध्यान दो, दोनों साइड में ये भी 1 है ये भी 1 है, इस 1 से ये 1 कटे, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, चलो अभी नीचे, डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस का n डेल्टा a बाई a, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल करो, तो डेल्टा x इज इक्वल टू आ गया ये। तो आप इस रिजल्ट को देखो बेटा, अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये तो डेरिवेशन हो गया, अगर ऐसे लिखा हो तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि अगर हमारा रिजल्ट जो है ऐसे लिखा हुआ है कि इफ अगर x बराबर a की पावर n है, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, एरर के रूप में, डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर हो गया, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, इसको फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन x, है ना। तो अगर इसको कैसे लिखें, देन देखो मैंने अभी प्रूव करके दिखाया, इसके बाद सीधा न्यूमेरिकल करेंगे, ये थोड़े ड्राइव करके देखेंगे, ये रिजल्ट कैसे आया वो समझाया मैंने, तो आपको डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल आता है तो हमें ऐसे याद होना चाहिए कि डेल्टा x ओवर x इज इक्वल जो भी पावर है वो n आगे लिख ली, और इसको भी ऐसे लिख दो डेल्टा a बाई a, देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। जानते हो इसमें x ट्रू वैल्यू हो गई, a भी ट्रू वैल्यू हो गई, और डेल्टा x का नेम में लिख रखा है एब्सोल्यूट एरर इन x, लेकिन ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x बोलिए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन इसमें डेल्टा x बाई x का नेम क्या है, इस पूरे का नेम क्या है, इस पूरे का,
इसका नेम होता है फ्रैक्शनल, नेम पे जरूर ध्यान दें, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, या फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं और इसे रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। इसी को हम रिलेटिव एरर इन एक्स भी बोलते हैं। अगर आपको एंड, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आपको परसेंटेज एरर इन एक्स चाहिए तो आप फ्रैक्शनल एरर में, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसका 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर इन एक्स बन जाता है। जैसे ऐसे, इस फ्रैक्शनल एरर इन एक्स की वैल्यू कितनी, ये रही, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। इस पूरे का नेम क्या है, इस पूरे का नेम है परसेंटेज एरर इन एक्स। तो देखो ऐसे लिखा हो तो उसे ऐसे लिखते हैं और इनके नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए। इसका जनरल पॉइंट बताऊं, इसका जनरल पॉइंट डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर इसका जनरल पॉइंट बताएं हम इसमें तो जरा ध्यान दें अगला। जैसे जनरल अगर ऐसे लिखा होता x की पावर a की पावर n, b की पावर m, c की पावर r, ऐसे लिखा है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसमें आपको देखो इन दोनों का मल्टीप्लाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइड डिवाइड। इससे पहले इसको करने से पहले ये समझ में आया वैसे आपको, मैं आपको थोड़ा सा पीछे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम और डिफरेंस और अभी जो मैंने डेरिवेशन किया है इसको पूरा रिवाइज कराता हूँ, तब फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। रिवाइज का मतलब फॉर्मूले रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। जरा नंबर 1, अगर एरर इन सम है, जैसे x इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये a और b ट्रू वैल्यू है और x भी ट्रू वैल्यू है। तो अगर ऐसे लिखा है, ये ऐसे, देन ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, इसे कैसे लिखते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो ये इसका रिजल्ट होता है। अगर x इतना है तो हम डेल्टा x निकालें, जिसका नेम पर ध्यान रखना, डेल्टा x मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा a का नेम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर इन b। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एरर इन अ डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। अगर x इज इक्वल टू a माइनस बी है, देखो डिफरेंस कर रहे हैं a और b में डिफरेंस, अगर ये लिख रहा है तो इसको भी हमने कैसे लिखा था, देन डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे। ये हमने प्रूव कराए पीछे, ये लेक्चर नंबर 5 में प्रूव किया और इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है ये समझाया, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में इतना करा था हमने, ड्राइव करके क्वेश्चन कैसे आता है वो समझाया। ये पहला। तीसरा, ये लेक्चर नंबर 6 में हमने कराया एरर इन अ प्रोडक्ट। अगर x बराबर a मल्टीप्लाइड b है तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं, इसका डेरिवेशन कराया है हमने। अब इसको डायरेक्टली आपको फॉर्मूले के टर्म में याद होना चाहिए। इसको अगर मल्टीप्लाइड हो रहा हो तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे लिखते हैं। एक्स अगर मल्टीप्लाई तो ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही फोर्थ, एरर इन अ डिवीजन, इसका डेरिवेशन हमने लेक्चर नंबर 6 में किया। अगर x इज इक्वल टू a बाई बी है, देखो अब डिवीजन हो रहा है a और b, ये ट्रू वैल्यू है a और b की, उसका डिवाइड होके x ऑब्टेन हुआ है। अगर इसको एरर के टर्म में लिखें देन, तो इसका भी रिजल्ट ऐसे होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, प्लस का और डिफरेंस का, सम और डिफरेंस का जो रिजल्ट है, सम का ये रहा रिजल्ट और डिफरेंस का रिजल्ट, ये दोनों सेम है। और प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट हुआ a इंटू बी, इसका रिजल्ट ये आया।
और डिवीजन ए और बी का डिवाइड हो रहा है, उसका रिजल्ट ये आया। प्रोडक्ट और डिवीजन का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। ये लिखने के तरीके ड्राइव करके दिखाए मैंने, ये प्रूव करके दिखाए। और आज और अभी मैंने जो ड्राइव करके दिखाया आपको, x बराबर a की पावर n, इसका भी मैंने डेरिवेशन किया था। तो इसका डेरिवेशन था, तो ये आ रहा था डेल्टा वाई एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, जो पावर है वो आगे आ गई, डेल्टा ए बाई ए। देखो ये इसका रिजल्ट है बेटा, डेल्टा ए बाई ए। अगर आपको ये सब आते हैं तो देखो अब 6 जनरल, x बराबर a की पावर n, b की पावर m और r की पावर c। तो देखो अगर हम पावर को हटा दें तो a और b का मल्टीप्लाई हो रहा है और r का डिवाइड, सॉरी c की पावर r, तो a और b का मल्टीप्लाई हो रहा है और c का डिवाइड चल रहा है। तो आप पहले मल्टीप्लाइड और डिवाइड का रूल देखिए, सेम है बिल्कुल। अब मान लो अगर इसके ऊपर क्या ना होता, पावर नहीं होता, और मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाला रूल लगाओ, तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाला रूल लगाते तो हम लिखते, इसको बोलते हैं हम पहला मैक्सिमम, ये जो कुछ भी होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x। ये फ्रैक्शनल एरर होता है पूरा, और केवल डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये किससे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड और डिवीजन वाले रूल से। मल्टीप्लाइड हो रहा हो तो ऐसे लिखते हैं, तो कोई इसको ऐसे, डिवाइड हो रहा हो तब भी ऐसे लिखते हैं। तो अभी मान लो पावर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, ऐसे लिखेंगे, प्लस डेल्टा सी बाई सी। ये देखो, लेकिन इसकी पावर है, a की पावर m n है, b की पावर m और c की पावर, a की पावर m, b की पावर n और c की पावर r। अब क्या करें, तो पहले मल्टीप्लाइड वाला लगा दिया, फिर डेराइव मैंने इसका भी तो किया पावर का। पावर कहाँ आ जाती है, सामने। तो इसकी जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी m, b की पावर है वो यहाँ आ जाएगी n, और c की पावर है वो r, वो यहाँ आ जाएगी। तो देखो ये रिजल्ट आ गया। समझ में आया आपको, ठीक है, ये समझ में आया ना बेटा आपको। आगे जरा सुनते हैं आगे। अगर इसमें हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, थोड़ा सा बिटालता है इसको भी, हाँ, इसी में अगर हम b, अगर हमसे कहता कि परसेंटेज एरर इन x, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, तो इसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, और इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे m डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस n डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा, ये भी उठा देता हूँ, ये समझ में आया होगा आपको, ये उठा देता हूँ, और r डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। जानते हो इसका नेम क्या है, पूरे का, इस पूरे का नेम, जैसे इसका नेम क्या था, इस वाले का नेम क्या था, इसका नेम था फ्रैक्शनल एरर। ऐसे ये x में फ्रैक्शनल एरर है, ये a में फ्रैक्शनल एरर है, ये b की वैल्यू में फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन b, और इस पूरे का नेम क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन c। ऐसे ही इस पूरे का नेम है, इस पूरे का नेम है परसेंटेज एरर इन x। ऐसे देखो ये ब्रैकेट में लिख लो, इस पूरे का जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका नेम है, इज इक्वल टू लगाए m लिख रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसका नेम क्या है, परसेंटेज एरर इन a, नेम पर ध्यान दीजिए, नेम, और ऐसे ये ब्रैकेट में लिख लो प्लस n, इस वाले का नेम क्या है, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन b, ऐसे इसको लिख लो, इस पूरे का नेम क्या है, प्लस r मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन c। ऐसे तो इस रिजल्ट को, जब ऐसे रिजल्ट आता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं वो समझाया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपका, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है, ये 11th के एग्जाम में आ सकता है। इफ ऑल मेजरमेंट इन एक्सपेरिमेंट आर टेकन अप टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पीछे हम जब क्या करते थे, पीछे जब क्वेश्चन आते थे उसमें जब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम होते थे
तो हम कहते थे जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा लार्ज होते थे तो हम कहते थे वो मेजर वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कहा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हैं, सेम। देन विच मेजरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। तो कौन सा मेजरमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, विच मेजरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। देखो एरर यही तो है बेटा, इसको थोड़ा सा हटा दो, कपड़े से हटा दो इसको। अब यहां ध्यान दें, ये आपका x इज इक्वल टू लिखा हुआ था a की पावर m, b की पावर n और c की पावर r। तो x की वैल्यू में ये परसेंटेज एरर है, इस पूरे को हम परसेंटेज एरर इन x। तो x की वैल्यू में अगर इनकी a और b और जो c हैं, ये तीन आपकी क्वांटिटी हैं a, b और c। मान लो इनके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो बराबर है, इक्वल है। इन सभी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हैं, ऑल मेजरमेंट इन एक्सपेरिमेंट आर टेकन अप टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ए बी सी तीनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम है। तो कौन फिर पूछ रहा है देन विच मेजरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। तो जरा देखो, जिसकी पावर ज्यादा होगी ना, m पावर सबसे बड़ी है, n बड़ी है, इन तीनों में से जिसकी पावर ज्यादा होगी, अगर m में m की वैल्यू ज्यादा तो ये इसमें एरर मैक्सिमम आएगा। m ज्यादा होगा तो एरर, ये क्या चीज है, a की वैल्यू में परसेंटेज एरर। अगर a की वैल्यू की परसेंटेज एरर 2 आ रहा है और m है 4, तो कितना हो गया 8, परसेंटेज एरर रहा 8। तो आपका जो पावर ज्यादा होगी उसमें एरर ज्यादा आएगा, वही रेस्पॉन्सिबल होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी। जिसकी पावर ज्यादा होगी वही मैक्सिमम एरर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एक तो देखो हमने लिखा इफ ऑल मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट आर टेकन अप टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, then measurement which occur with highest power in the formula is responsible for maximum error. Highest power in the formula is responsible for maximum error. तो इसमें जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वही क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा मैक्सिमम एरर के लिए। क्यों ना हो, क्योंकि ये देखो ये परसेंटेज एरर है, ए की वैल्यू में परसेंटेज एरर। अगर ये वैल्यू हाईएस्ट पावर है तो इस पावर का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो एरर बढ़ेगा घटेगा, तो एरर बढ़ जाएगा। एक दूसरा स्टेटमेंट आता है कि अगर पावर सबकी सेम हो तो, अगर फिर पावर अगर सेम हो तो फिर कौन सा मेजरमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर जिसका ये मैग्नीट्यूड ए, ये जो दिख रहा है नीचे वाला, ये बी और ये सी, ये अगर लार्ज होगा, बड़ा हुआ है छोटा, तो अगर ये छोटा होगा तो एरर कैसा आएगा, बड़ा। भाई अगर ए की वैल्यू अगर ये छोटी हो जाए तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी, बड़ी या छोटी। तो ए अगर छोटा होगा तो एरर कैसा आएगा, छोटी वैल्यू का अगर डिवाइड करेंगे तो ज्यादा एरर आएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आगे कि क्या लिख रहे हैं, इफ ऑल मेजरमेंट आर इक्वल पावर, अगर पावर इक्वल है, देन मेजरमेंट स्मॉलेस्ट, इस पे ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। जैसे अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जैसे अगर हम परसेंटेज एरर इन ए इसकी बात करें तो ये डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ऐसे यही तो है। ये अगर ये ए की वैल्यू जितनी स्मॉलेस्ट होगी, ए में परसेंटेज एरर उतना ही ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो ज्यादा आएगा। ए की वैल्यू जितनी स्मॉल, एरर उतना ज्यादा, एक में एरर ज्यादा। ए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, जो मेजरमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट, मेजरमेंट स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम। अगर पावर सेम है तो फिर कौन सी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल हो
वो क्वांटिटी में एरर, वही क्वांटिटी मैक्सिमम एरर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अगर पावर डिफरेंट है तो जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर है इन द फॉर्मूला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। इसको इससे कनेक्ट करिए बेटा, है ना। थ्योरी को इस क्वेश्चन को इससे कनेक्ट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखा, दूसरा सॉल्यूशन, जरा ध्यान से देखना। The error in the measurement of radius of a sphere is 4%. एक स्फीयर है, उसकी रेडियस हमने लेट करी r, लेकिन एरर दे रखा है वो भी परसेंटेज एरर। देखो परसेंटेज में लिखा हुआ है, किसमें? रेडियस में। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज एरर इन रेडियस, कितना रखा है? 4%। अब परसेंटेज एरर इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा, परसेंटेज एरर इन रेडियस का फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा r बाई r इंटू 100। इसका नेम क्या है? इसका नेम है परसेंटेज एरर इन रेडियस। इसी की वैल्यू रखिए आपको 4%। ये समझ में आया आपको? इसकी वैल्यू रखिए बेटा आपको ये 4%। फिर क्या पूछा है? व्हाट वुड बी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना फॉर्मूला होता है? नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है V = 4/3 पाई r³। जानते हो ये जो 4/3 पाई है ये एक कांस्टेंट टर्म है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसमें एरर नहीं आता, ये मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम मेजर नहीं कर सकते। रेडियस एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करना पॉसिबल होता है, और जिसको मेजर करते हैं ना उसी में एरर आता है। तो यहाँ जो 4/3 पाई है ये, इसमें एरर नहीं होगा, ये एररलेस होंगे, एररलेस, इसमें एरर ही नहीं है। जब ऐसा होता है तो इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, छोड़ा। अब तो इसको देखो, v लिखा है और r की पावर क्यूब, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे जानते हो? x बराबर a की पावर n वाला। ये तो एररलेस हो गए थे, तो छोड़ना है हमें, क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म को हम छोड़ देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है आपका, ठीक है, ये एररलेस होगा, ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है ऐसे। और इसे लिखें तो डेल्टा v बाई v इक्वल टू, इसे लिखें डेल्टा r बाई r, और पावर कहाँ आती है? इसको क्या लिखते थे? देन डेल्टा x बाई x इक्वल टू डेल्टा a बाई a, और पावर आ जाती थी आगे। तो इसमें पावर कितनी है? 3, तो 3 यहाँ आ जाएगी। तो अब इसमें हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड में, 3 डेल्टा r बाई r इंटू 100 ऐसे। अब इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बराबर 3, और इस पूरे का नेम क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन रेडियस। कितनी वैल्यू रखी है इसकी? 4, तो 4%। तो कितना आ गया? जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस लगा के ऐसे। तो प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं हम इसमें? प्लस माइनस 12%। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी इन x कैलकुलेटेड फ्रॉम x इक्वल टू, ये दे रखा है। तो देखो रिलेशन यहाँ दे रखा है हमें, सोल्यूशन x इक्वल टू दे रखा है a b का स्क्वायर और रूट c, दैट मीन c की पावर 1/2 लिख सकते हो आप ऐसे। रूट का c, रूट c है, इसलिए c की पावर 1/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन x पूछ रहा है। तो पूछा क्या है हमसे? ये तो गिवन है, ये तो हमको गिवन, और परसेंटेज एरर इन x फाइंड आउट करने की कह रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा x बाई x इंटू 100। इसको ही तो बोलते हैं हम परसेंटेज एरर इन x। तो हमसे ये पूछना है। और क्वेश्चन में और क्या गिवन है?
एंड गिवन है, तो ध्यान दीजिए आगे। व्हेन परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ए बी सी आर 4%, 2%, 3% रेस्पेक्टिवली। परसेंटेज एरर इन ए, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज एरर इन ए, इसमें वैल्यूज रखी है आपको 4%, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। इसको बोलते हैं हम परसेंटेज एरर इन ए, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 4%। तो 4% किसकी वैल्यू गिवन है आपको, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ऐसे ही सिमिलरली आपको डेल्टा बी बाई 100, इसका नेम है पूरे का परसेंटेज एरर बी, इसका नेम परसेंटेज एरर बी 2%, डायरेक्ट लिख देता हूँ ये 2%, एंड डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100, इसकी वैल्यू रखी है आपको 3%। ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी मैंने आपको जनरल बताया था, मल्टीप्लाइड में लिख रहा है और डिवाइड में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देन इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये आपका होता है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, इसकी पावर है नहीं 1 है, प्लस पहले ऐसे लिख लो मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा सी बाई सी, प्लस होता है सब, इसकी पावर 1 तो इसकी पावर आगे आएगी नहीं, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 2, और इसकी पावर 1/2 तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 1/2। बट आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो परसेंटेज एरर इन एक्स, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लिया 100 का, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। देखो 100 कॉमन ले लोगे ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाए, फिर वापस ऊपर वाला आ जाए। अब देखो इसका नेम क्या है, इस पूरे का परसेंटेज एरर इन एक्स, और हमसे यही कैलकुलेट करने की कह रहा है, परसेंटेज एरर इन एक्स कैलकुलेट करने की कह रहा है। इसकी वैल्यू कितनी रखी है हमें, 4%। देखो इसकी वैल्यू रखी है हमें 4%, तो इसकी वैल्यू तो हमें 4%। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ ऐसे ये प्लस माइनस का, ये भी प्लस माइनस का, ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर, तो ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट लगाइए, प्लस माइनस 4% दे रखा है, प्लस ये 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 2% मल्टीप्लाइड बाई 2% प्लस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 3%। सॉल्व करो तो ये प्लस माइनस के 4% प्लस ये 4 हो गया ये भी, और प्लस ये हो गया 1.5%, 4 और 4 8 और 9, तो ये आ गया प्लस माइनस के 9.5%। ये आंसर आपका, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन था, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इसके बाद हम 2 बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसको पहले। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी की वैल्यू में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन जी, दैट मीन्स डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, इसकी वैल्यू आपसे पूछी, और जी की रिलेशन दे रखा है आपको, जी का रिलेशन दे रखा है, जी इज इक्वल टू 4π² L बाई टी स्क्वायर, when L and T are measured with 2%, 3% error respectively, और एंड क्या गिवन है, L में परसेंटेज एरर दे रखा है डेल्टा L, आप ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटेज एरर इन L, और इसे लिख सकते हो डेल्टा L बाई L इंटू 100, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2%। ऐसे ही आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन T, और आप इसे ले सकते हो डेल्टा T बाई T इंटू 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3%, और रिलेशन ये दे रखा है आपको
तो देखो यहाँ 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये एररलेस होगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा। ये मेजरमेंट क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर नहीं कर सकते 4 को भी और पाई स्क्वायर को भी। ठीक है, तो इसमें एरर कैसे लिखें? देखो मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये डिवीजन में लिख रहा है, एल और टी डिवीजन में लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं। डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, डेल्टा जी बाई जी, और 100 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। पहले फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बाई टी, और पावर है 2 तो 2 आगे आ जाएगा ऐसे। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लें ऐसे। और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, डेल्टा इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी है? 2%, तो ये 2% प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में आपकी 3% प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3%, और इसे ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ प्लस माइनस, ब्रैकेट में प्लस माइनस, तो ये हो गया 2 और 2 8, 6 हो गया, 6 और 2 8%, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना बेटा, सॉल्यूशन को करते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी। तो टी देखो आपको ये रिलेशन दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पहले थोड़ा सा इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर लें, ये टाइम पीरियड किसे कहते हैं? तो जानते हो, यूनिवर्स की कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में या एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लेती है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम बताएं, जैसे वॉच होती है आपकी वॉच, उसमें 3 निडल होती हैं, मान लो ये सेकंड वाली निडल है 12, ये वाली, तो ये वाली जो निडल है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, ये सेकंड हैंड वाली निडल है, और ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो भी टाइम लगेगा वो इस निडल का टाइम पीरियड होगा। तो ये सेकंड वाली निडल होगी, तो अगर ये कंप्लीट राउंड करके वापस आएगी तो इसे कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड, 60 सेकंड। जब 12 से 1 पे आती है तो 5 सेकंड हो जाते हैं, फिर 2 पे आ जाती है तो 10 सेकंड हो जाते हैं, ऐसे एक कंप्लीट राउंड करके आएगी 12 से 12 पर। तो इसका जो एक कंप्लीट इस निडल को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा वो इस निडल का टाइम पीरियड होगा। ऐसे इसमें फिर मिनट वाली सुई होती है एक और, अगर हम मिनट वाली सुई लें ऐसे, ये मिनट वाली सुई है, फिर ये अगर ये घूम के वापस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो समय लेता है उसको फिर टाइम पीरियड बोलेंगे। लेकिन मिनट वाली सुई का, तो मिनट वाली सुई का ये तो सेकंड हैंड वाली का हो गया, सेकंड हैंड। अगर मिनट हैंड की बात करें उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो ये तो अगर ये 12 से 1 पे आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे? अगर ये मिनट वाली सुई है तो कितना टाइम लेगा 12 से 1 पर? 5 मिनट। तो अगर एक कंप्लीट राउंड लगा के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो उसको हम बोलेंगे 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर। तो ये मिनट हैंड का टाइम पीरियड हो गया। ऐसे ही एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है पेंडुलम को, उसको उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड के बारे में समझा आपने, है ना? तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब आगे बढ़ते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ T, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L। ये पेंडुलम है आपका, इसमें ये कैपिटल L लेंथ है आपकी, इफेक्टिव लेंथ होती है यहां तक, ये वाली यहां से यहां तक, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस, और देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ होती है, एक स्ट्रिंग की लेंथ हो गई यहाँ तक, ये स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये जो बॉब की रेडियस होती है, बॉब की रेडियस, ये बॉब की रेडियस होती है ये वाली इतनी, ये सेंटर हो गया। तो जानते हो ये तो आपकी स्मॉल एल और ये इतनी, तो यहाँ जो कैपिटल एल लिखा है ना, ये देखो इस फॉर्मूले में कैपिटल एल लिखा है, स्मॉल एल लिखा है, स्मॉल कैपिटल एल लिख दो बेटा इसको, क्योंकि यहाँ एल कैपिटल एल लिखा है। तो ये कैपिटल एल कौन सा होगा जानते हो? इसमें ये वाला जो कैपिटल एल होती है, इसे इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम।
और ये होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, जैसे बॉब बोलते हैं बेटा, बॉब, तो L प्लस आर, ये कैपिटल है। तो ये सिंपल पेंडुलम में जो आपका ये फॉर्मूला लिख रहा है कैपिटल L, ये इतना होता है। अगर आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम भी कहता है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब यही होता है बेटा। हाँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के दे रखा है, रेडियस ऑफ बॉब भी दे रखी है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालनी हो, लेंथ ऑफ पेंडुलम इसी को बोलते हैं, कैपिटल L को, ध्यान रखना ये, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे इस टॉपिक को जब हम सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। ये तो बस मैंने आपको जनरल पॉइंट बता दिए कि ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड के बारे में जानना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए, तो इसमें यूज करेंगे उसका, ठीक है। अभी कह रहा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो L है ये ट्रू वैल्यू है आपकी, मेजर्ड वैल्यू कह सकते हो, ये 20 सेंटीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है। नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब इस वैल्यू को हम कितनी मैक्सिमम एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, तो ये इसका लीस्ट काउंट है, तो इसको हम एरर मानते हैं बेटा, डेल्टा है कि इसमें एरर कितना आएगा। ये लीस्ट काउंट हुआ 1 मिलीमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट का जैसे ये मेजर किया है लेंथ, उस इंस्ट्रूमेंट का ये लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और जो लीस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर उस लीस्ट काउंट के बराबर मानते हैं। तो यहाँ लीस्ट काउंट है आपका 1 मिलीमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट का जिसे मेजर किया है 1 मिलीमीटर, और ये उसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के बराबर कंसीडर करते हैं हमेशा, तो 1 मिलीमीटर। तो इसको देखो, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, तो इसे चेंज कर लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर हो, 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर होता है। तो देखो ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो इसीलिए 0.1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा एल हो गया। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, तो देखो यहाँ हम यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ n लेट कर लेते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ये दे रखे हैं उसने 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। अब ये जो 90 सेकेंड है ना, ये टाइम पीरियड नहीं है बेटा, ये जो टाइम दे रखा है ना, ये जो 90 सेकेंड दे रखा है, ये टाइम पीरियड नहीं है। ये कौन सा टाइम है, ये आपका स्मॉल टी है, इसको बोल रहे हैं टोटल टाइम, टोटल टाइम फॉर 100 या n ऑसिलेशन, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ ऑसिलेशन माने, तो फॉर n ऑसिलेशन, ये n ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, ये वो है 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। जब हमारा पेंडुलम 100 ऑसिलेशन करता है तो कितना टाइम फाइंड आउट हुआ, 90 सेकेंड। तो ये टाइम 90 सेकेंड दे रखा है, ये टाइम पीरियड नहीं है बेटा, 90 सेकेंड ये क्या नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, जबकि इस फॉर्मूले में जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड है। बस इसी में इसी को समझना है बेटा आपको, यहाँ कंसेप्ट इसी चीज का है। तो देखो टाइम पीरियड किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, वन ऑसिलेशन करने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में पेंडुलम को जितना टाइम लगता है वो पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है, एक ऑसिलेशन करने में। लेकिन यहाँ पे ये टाइम है, ये 100 ऑसिलेशन का टाइम है, और हम कहते हैं टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। और जबकि यहाँ ये जो टाइम गिवन है ये तो 100 ऑसिलेशन को करने में लगा समय है आपका 90 सेकेंड। तो जरा सोचो, अगर n ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है आपका, टाइम लगता है t, n ऑसिलेशन करने में टाइम लगा t सेकेंड। तो ये जो n ऑसिलेशन में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है 100 ऑसिलेशन, मैं जनरल कर रहा था, ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा है आपका, टाइम लगा है आपका कितना, 90 सेकेंड। ये तो 100 ऑसिलेशन करने में टाइम है बेटा आपका, 100 ऑसिलेशन करने में टाइम 90 सेकेंड। लेकिन टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक ऑसिलेशन में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड नहीं,
तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा निकालें, तो 100 में रखता है 90 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ऐसे लिख लेते हैं। 100 में रखता है 90 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में कितना सेकेंड, 90/100 सेकेंड। और ये जो टाइम लगा एक ऑसिलेशन करने में, जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो T = आया 90/100 सेकेंड। तो यहाँ कैपिटल T 90/100 सेकेंड, 90/100 सेकेंड। जैसे यहां से अगर आप निकालो n ऑसिलेशन में लगता है टाइम T, तो एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे T/n। n ऑसिलेशन में T, तो एक ऑसिलेशन में T/n। और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड = कितना, T/n। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो बेटा, ये वाला, ये टाइम पीरियड निकल आया, क्योंकि हमें जो यहाँ टाइम रखा है ये टाइम पीरियड नहीं है, और क्वेश्चन में जो कैपिटल T है वो टाइम पीरियड है। इसी का कंसेप्ट है बस केवल आपका। जरा ध्यान दीजिए, अगर ये आपको समझ में आया है तो देखो मैं इसमें कंसेप्ट आगे बताता हूँ। पहले तो आपने ये समझ लिया आपको, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब इसमें किसकी वैल्यू पूछा है, देखो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G, मतलब G में कितना परसेंटेज एरर है ये पूछ रहा है। G की वैल्यू में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो जरा ध्यान दें, G की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ तो T रखा है, तो हमें T = 2π√L/G ये है। तो हम एक काम करें, बोथ साइड का स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर किया T², ये हो गया 4π², है ना, और ये हो गया L/G, और यहाँ से G निकालें, तो G को यहाँ ले आए, T को यहाँ ले आए, तो G = हो जाएगा 4π² L/T²। और ये समझ में आया हो तो देखो यहाँ 4π², अभी इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 4π² कांस्टेंट टर्म था, तो देखो ये डिवीजन चल रहा है यहाँ, तो इसमें डिवीजन वाला रूल लग जाएगा, तो रूल लगा दें, तो ΔG/G × 100 = 4π² कांस्टेंट टर्म, इसमें एरर नहीं होगा, इसे छोड़ देंगे, तो ΔL/L × 100 और इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर दोबारा से लिखूंगा इसको, प्लस टाइम का लिख लें, तो ΔT/T × 100, और इसमें पावर है वो आगे आ जाती है, तो 2 पावर है ऐसे। अब हमें ΔL की वैल्यू तो हमें मालूम है, देखो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ΔL की वैल्यू हमें मालूम है, तो ΔL की वैल्यू हमें मालूम है 0.1 सेंटीमीटर, ये तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, और ये 20 सेंटीमीटर, देखो डेल्टा इतना × 100 प्लस 2 ΔT की वैल्यू, तो बच्चे गलती करते हैं, ΔT की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है वैसे, यूजिंग द रिस्ट वॉच 1 सेकेंड, क्योंकि जिस वॉच से हम मेजर कर रहे हैं उस वॉच का ये क्या है, लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट ही उस मेजरमेंट का क्या होता है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो इसीलिए यहाँ जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर दे रखा है ये T में दे रखा है, स्मॉल t में, है ना, क्योंकि टाइम भी 90 सेकेंड को मेजर कर रहा है, इस 90 सेकेंड को, तो स्मॉल t में लीस्ट काउंट हम कहेंगे कि ΔT की वैल्यू रखी है 1 सेकेंड, ये एक कैपिटल T बोल सकते हो टाइम में, क्योंकि एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करो, चाहे पूरा n ऑसिलेशन का टाइम मेजर करो, करेंगे तो उसी इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड है तो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो 1 सेकेंड ही आएगा, तो यहाँ ΔT 1 सेकेंड दे रखा है, लेकिन कैपिटल T की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हमें कैपिटल T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ΔT की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ΔT/T, है ना, या एक काम करो, ये स्मॉल ΔT है बेटा, ठीक है, ΔT ये गिवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, अच्छी तरीके से ध्यान देना, आपका भी मैंने रिजल्ट बताया T/, कितना, कैपिटल T = T/n आया था, कैपिटल T = T/n आया था। इसमें भी देखो ये तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो इसमें तो एरर होगा नहीं, ये तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो इसमें तो एरर होगा नहीं। जैसे यहाँ 4π² में कोई एरर नहीं था, तो इसको छोड़ दिया था ना आपने, ऐसे इसमें ये नंबर ही तो है, 100 ऑसिलेशन, 100 है, कोई नंबर है, वो काउंटेबल तो नहीं होता किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी नंबर को, इस पेन को 2 हैं
तो इसको किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा आप पेन मेजर करो कि दो पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, इनको काउंट तो नहीं कर सकते जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और नहीं है तो इसे काउंट नहीं कर सकते, तो मेजर नहीं कर सकते, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा एन में। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। देखो ऐसे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। तो देखो डेल्टा टी बाई टी की जगह पर हम लिख सकते हैं ये। तो हमारे क्वेश्चन में तो डेल्टा टी बाई टी, लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू रखी है यहाँ तो रखा है कैपिटल टी, लेकिन जो वैल्यू रखी है वो स्मॉल टी की रखी है। स्मॉल टी की वैल्यू 90 सेकंड और डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड। भाई इसी को तो मेजर किया, तो इसी का लीस्ट काउंट लिखेंगे 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड सॉरी। तो ये दे रखा है, तो देखो इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर लें इसको, तो हम लिख सकते हैं इस जगह पर डेल्टा टी बाई टी की जगह पर हम लिख दें डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100 ऐसे। तो आगे सॉल्व कर लें, तो आगे सॉल्व करें तो देखो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ऐसे। और इसकी वैल्यू डेल्टा एल की वैल्यू रखी है आपको कितनी, कहाँ गई, ये रही 0.1, तो 0.1 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू रखी है 20 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू रखी है 1 सेकंड और टी की वैल्यू रखी है 90 सेकंड, 90 सेकंड। ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ में आया आपको? ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया यहाँ पे ये चीज़। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट होता है, क्लियर है बेटा आपको? अब इसे सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा जी में कितना परसेंटेज एरर है वो आप फाइंड आउट कर लेना। समझ में आया इसे सॉल्व करके? नहीं, अब डेल्टा जी बाई जी इसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा वो लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो आपको, जैसे हम पीछे लिखते चले आते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लगा के, ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस ऐसे, ये प्लस माइनस, इसे आप सॉल्व कर लेना, जो भी परसेंटेज में आ जाए वो लिख देना, प्लस माइनस परसेंटेज में आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगर दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2, उनको अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करें, तो अब हमने जो शुरुआत करी थी जहाँ से, उसी क्वेश्चन का हम पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसे बिठालते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखा, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू रखी है विद एरर के साथ रखी है, और R2 की वैल्यू भी विद एरर के साथ रखी है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, पैरेलल वाला इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। सीरीज वाला मैंने एरर इन सम में कराया था। अगर आपको सीरीज में कनेक्टेड हो, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस और ये सीरीज में है, तो उसका हम कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो वो मैंने एरर इन सम, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 5 में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। पैरेलल वाला आज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन में इसका पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या डेरिवेशन है, जैसे पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपने देखो ये रिजल्ट लिखा होने के बाद आपने कई किताबों में देखा हुआ, एस.एल. अरोरा में है, प्रदीप फंडामेंटल में, इसके साथ ऐसा रिजल्ट लिख देते हैं कि 1 डेल्टा R ओवर R का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता ये कैसे आया, तो इसी का हम डेरिवेशन कर रहे हैं पहले, है ना। तो एक फॉर्मूले की तरीके से फिर यूज कर लेंगे बाद में, लेकिन ये आया कैसे ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहीं से, सॉल्यूशन से, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 ओवर R, इसका डेरिवेशन 1 ओवर R1 प्लस 1 R2। देखो इसका डेरिवेशन करने के लिए या तो आप एरर इन डिवीजन का डेरिवेशन देखिए, या आज मैंने जो शुरुआत करी थी उसका डेरिवेशन देखिए। इन दोनों का डेरिवेशन देखोगे तो इसका डेरिवेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो ये लिख लिया, तो लेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ लेट कर लेते हैं। क्या ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं इसको वो बताता हूँ, फिर इस न्यूमेरिकल को इसी फॉर्मूले से कर देंगे। लेट R1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट डेल्टा R1 एब्सोल्यूट एरर इन R1। ऐसे ही डेल्टा R2 क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन R2, और डेल्टा R क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन R। तो देखो ये सारी ट्रू वैल्यू लिखी हुई है, R की ट्रू वैल्यू, R1 की ट्रू वैल्यू, R2 की ट्रू वैल्यू। अगर इन सब को हम एरर लिमिट के साथ लिखते हैं, विद एरर लिमिट्स,
तो कैसे लिखेंगे, तो 1/r प्लस माइनस का डेल्टा आर। देखो ये आर की ट्रू वैल्यू और उसमें एरर के साथ लिख दिया, ऐसे तो लिखा है तो इसको ऐसे लिख दिया। इज इक्वल टू लग रहा है तो इज इक्वल टू लगा लो। R1 की जगह R1 को भी एरर के साथ लिखें तो R1 प्लस माइनस का डेल्टा R1 प्लस R2 को भी एरर के साथ लिखो तो R2 प्लस माइनस का डेल्टा R2। सर अब क्या करें, तो अब क्या करिए, इस वाले फैक्टर को आप ऊपर ले आइए, इस वाले फैक्टर को आप ऊपर ले आइए। तो कैसे लिख लें इसको, या एक काम करो ऊपर ना ले जाके पहले R कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, अभी ऊपर मत ले जाओ, इसमें से R आप कॉमन ले लो, तो R कॉमन ले लो, फिर ले जाना ऊपर, पहले R कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लें 1 प्लस माइनस के डेल्टा R बाई R। ऐसे इसमें से R1 कॉमन ले लो, तो इसमें से मैंने R1 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 बाई R1 प्लस इसमें से भी आप R2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा R2 बाई R2। इसमें कोई दिक्कत है बेटा आपको, कैसे भी ठीक है। अब इस वाले फैक्टर को आप ऊपर ले जाइए, यहाँ पे तो 1/r है, या ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा R बाई R इसकी पावर -1। भाई इसको, इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे तो पावर चेंज हो जाएगी -1, और नीचे R है ये आपका, ऐसे इसको लिख लो, नीचे तो आपका R1 है और इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस माइनस के डेल्टा R1 ओवर R1 और पावर -1, ऐसे लिख लो। और ऐसे इसको लिख लो 1/r2 तो है ये यहाँ, और इसकी जगह लिख लो 1 प्लस, इसको ऊपर ले आओ, डेल्टा R2 ओवर R2 और उसकी पावर -1। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लो, अभी शुरुआत हमने इसी से करी थी, तो यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि देखो यहाँ 1 है और ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर यूज करेंगे, लिख देना यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, तो मैं यूज कर देता हूँ 1 प्लस माइनस, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा, -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, और अगर माइनस है, अगर ये माइनस होता मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, डेल्टा R बाई R ये हो गया, और डिवाइड बाई R। मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज कर ली, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और 1 x से बड़ा है तो उस वाली कंडीशन में ऐसे लिख सकते हैं इसको, n का मल्टीप्लाई करके, पावर का मल्टीप्लाई x ना करके, इसको तो बाइनोमियल थ्योरम, तो ये लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ यूज कर लो, तो नीचे तो ये R1 हो गया, ऐसे यहाँ लिख लो माइनस प्लस डेल्टा R1 ओवर R1, ऐसे यहाँ लिख लो 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और इसे लिख सकते हो आप डेल्टा R2 ओवर R2, और ये हो गया R2 ऐसे। अब देखो एक R को एक बार इसके साथ लिख लो, एक R को इसके साथ लिख लो, इस वाले R को इसके साथ एक बार और एक बार इसके साथ, अगर ऐसा करोगे तो देखो क्या करें, क्या करें, ये मिटा देता हूँ, ये वाला टर्म यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं एक बार इसके नीचे लिखूँ तो क्या लिखूँगा 1/r, फिर माइनस प्लस लगाऊंगा, अब इसके साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा डेल्टा R बाई R का स्क्वायर, देखो एक बार इसके नीचे और एक बार इसके साथ, इसके सबसे नीचे तो ये आएगा, ये तो सबसे ऊपर जाएगा यार, ये इसके नीचे साथ आ गया, एक बार इसके साथ आ गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे इसको लिख लो, इज इक्वल टू लगा लो, पहले तो इज इक्वल टू लगाऊंगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 1/r1 माइनस प्लस क्या डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर, ऐसे इसको एक बार इसके साथ लिखो तो प्लस 1 ओवर R2 माइनस प्लस डेल्टा R ओवर R2 का स्क्वायर, बड़ा सिंपल है ना, समझ में आया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो लिख लिया। अब जरा देखो आगे, तो देखो 1/r, 1 इस वाली लाइन को मैं उठा दूं बेटा, इस वाली लाइन को, ड्राइव समझ में आ गया ना आपको, है ना, पीछे करके चेक कर लेना, इसको उठा देता हूँ इस लाइन को, थोड़ी सी जगह चाहिए ना बेटा, 1/r प्लस माइनस प्लस डेल्टा R बाई R का स्क्वायर, देखो ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख लो, 1/r1 प्लस 1/r2, और इसको एक साथ लिख लो, माइनस प्लस डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर माइनस प्लस डेल्टा R2, ये R2 है बेटा, गलती मत करो, R2 है, देखो R2 टे R,
डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। अब जरा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो देखो शुरुआत में ही इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर हम 1/r लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर आप 1/r लिख दो, मिटा देता हूँ मैं यहाँ से 1/r, और 1/r से 1/r कैंसिल कर दो। फिर देखो आप अपना रिजल्ट, माइनस प्लस डेल्टा R बाई R का स्क्वायर आया, माइनस प्लस डेल्टा R1 बाई R1 का स्क्वायर आया, माइनस प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया डेल्टा R बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर, और प्लस देखो इसमें से कॉमन लेके काट दो उसे, तो प्लस आ जाएगा यहाँ डेल्टा R2 ओवर R2। वैसे भी हम मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। देखो ये प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया, मैंने प्रूफ करके दिखाया ना इसको। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं इसको। अब ये प्रूव कर लिया, तो अब इसको आप डायरेक्ट यूज करो ना। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले आपने वैसे भी तो डायरेक्ट यूज कर रहे थे, न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट यूज करते हैं, बस हमें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये कैसे आ गया। तो अब देखो रिजल्ट क्या आ गया। आप हमेशा ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि सब में लगा सकते हैं ये रिजल्ट। अगर ऐसा रिजल्ट हो ऐसा, तो मैंने प्रूव करके दिखाया देन इसमें कि डेल्टा R बाई R का स्क्वायर आता है इज इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर आता है, प्लस डेल्टा R2 ओवर R2 का स्क्वायर आता है, ऐसे है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे आया। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। तो देखो सोल्यूशन शुरू करें। सोल्यूशन, आपको R1 की जो वैल्यू रखी है वो रखी है 4 ओम, और उसमें एरर कितना है R की वैल्यू में, R1 की वैल्यू में, तो डेल्टा R1 वो रखा है आपको 0.5 ओम। ऐसे ही आपको R2 की वैल्यू गिवन है 16 ओम, और उसमें एरर कितना देखा, देखो ये R2 की वैल्यू 16 ओम और उसमें एरर कितना रखा है डेल्टा R2 0.5 ओम। क्योंकि किसी भी वैल्यू का इसको लिखते हैं R1 प्लस माइनस के डेल्टा R1, ये ट्रू वैल्यू और ये इसमें एरर। ठीक है ना, या मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू, और ये उसमें एरर। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे यहां तक आ गया। हाँ? आपसे पूछा क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, विद एरर ऑफ परसेंटेज एरर, है ना। तो आपसे अभी मैं बताऊंगा, चलो इसको पहले आप यहां से सॉल्व कर लो बेटा। पहले तो R की वैल्यू निकालो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 R2 का। तो यहां से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ना आप यहाँ लिख लो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो हो गया R1 4 और ये हो गया 16। यहाँ से 4 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 4 प्लस 1, तो ये आ गया 5/16, और ये 1/R आया है, तो R इज इक्वल टू आ गया 16/5, और इसका इसमें डिवाइड करें तो 3 1 2 3.2 ओम। तो देखो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है विद एरर लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद आप आगे करिए इस वाले रिजल्ट का यूज करिए ना। अगर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो देन डेल्टा R ओवर R का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 का स्क्वायर। ये देखो ऐसे, ये रिजल्ट अभी मैंने प्रूव करके दिखाया, इससे ये कैसे आया। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। डेल्टा R बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 की वैल्यू 0.5 और R1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस डेल्टा R2 0.5 और R2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256। ये, और यहाँ से अगर हम 256 एलसीएम ले लें तो ये 16 का से मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस 256, तो ये 0.5, तो ये हो गया 8.5 डिवाइडेड बाई 256। ये वैल्यू निकल के आई डेल्टा R बाई R का स्क्वायर। अगर आपसे डेल्टा R की वैल्यू पूछता, अगर आपसे डेल्टा R की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा R जिसका नाम होता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछता मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R पूछता,
तो हम डेल्टा आर की वैल्यू लिखते 8.5 डिवाइडेड बाई 256 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल्टा आर कितना आता है 8.5 256 और आर की वैल्यू मैंने निकाली है 3.2 तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2। तो देखो इस पॉइंट को उठाइए, इस पॉइंट को उठाइए और यहां कर लीजिए 100। 16 से ये कट गया 2 बार और 16 से ये कट गया 16 बार, फिर 16 से ये वाला कट गया 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। अगर हम 8.5 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो गया, कैरी 2 32 और ये 34 और ये 0.4 लगा हुआ था, यहाँ पॉइंट आ गया ये। और 100 का मल्टी डिवाइड और है जो 34 डिवाइड बाई 100 तो 0.34 ओम। ओ ये देखो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, डेल्टा आर की वैल्यू ये डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर परसेंटेज एरर निकालें, परसेंटेज एरर निकालें, ये समझ में आया होगा। अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, चलो उठा देते हैं कोई बात नहीं। अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, है ना, तो पहले अगर हमसे ऐसे पूछता द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, बस इतना वर्ड यूज करता तो एरर लिमिट लिखते आर प्लस माइनस के डेल्टा आर ऐसे। और आर की वैल्यू आई थी 3.2 प्लस डेल्टा आर की वैल्यू आई थी 0.34 और इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होती है इसीलिए पीछे को एक। तो लेकिन ये पूछा नहीं हमसे, है ना। हमसे क्या पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर में पूछा है। तो हमसे परसेंटेज एरर में पूछ रहा है आर में परसेंटेज एरर। तो देखो ये जो रिजल्ट लिख रहा है ना, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट लिख रहा है, तो इससे आगे हमें ऐसे करना चाहिए था। डेल्टा आर तो हमसे निकलवाया नहीं उसने, अगर पूछता ऐसे तो हम ऐसे कर सकते थे। लेकिन अगर हमसे डेल्टा आर नहीं निकलवाया तो एक काम करें हम 8.5 ये लिखा है देखो आर स्क्वायर और नीचे लिख रहा है 256 ऐसे। तो इस आर का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लेंगे, एक आर यहीं छोड़ दें, एक आर यहाँ कर लें। और इस आर की जो वैल्यू है आपकी, इस आर की वैल्यू हम रख दें 8.5 डिवाइडेड बाई 256 इंटू 3.2। ये तो देखो ये निकले आया डेल्टा आर बाई आर। अगर लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ये रहा। और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये रही। तो इसकी वैल्यू है 8.5 इंटू 3.2 डिवाइड बाई 256 इंटू 100। और इसकी जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करके, इसकी जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करके वो हम देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके देखो, आप चेक कर लेना। इसकी जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 10.625 आएगी, 10.625%। इसकी वैल्यू इतनी आएगी, इसे सॉल्व करना है इसको। तो हमसे जो पूछा है, इसमें हमसे जो वैल्यू पूछी है वो हमसे क्या पूछा है वो यहां लिख देता हूं। हमसे क्वेश्चन में पूछा, हमसे पूछा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। हमसे ये पूछा गया, तो परसेंटेज के साथ पूछा गया, तो आर प्लस माइनस के आपको परसेंटेज एरर लिखना है। तो आर ट्रू वैल्यू लिखनी है, प्लस माइनस का परसेंटेज एरर लिखना है। यहाँ पे यहाँ एब्सोल्यूट एरर लिखा था, अब परसेंटेज एरर लिखो। तो आर की वैल्यू कितनी थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी 3.2 ओम, प्लस माइनस कितने परसेंटेज आ रहा है 10.625, कितना एरर आ रहा है। तो देखो ये ट्रू वैल्यू और ये हम उसमें एरर परसेंटेज एरर, ट्रू वैल्यू को परसेंटेज एरर के साथ लिखा है हमने। यहाँ ट्रू वैल्यू को एरर के साथ लिखा है, एब्सोल्यूट एरर के साथ। अगर इतना ही कहता विद एरर लिमिट तो इतना लिखते हैं, परसेंटेज एरर के साथ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। पर ध्यान रखना इसमें एक गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे लोग, यहाँ 3.2 प्लस 0.34 ओम, क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम होती है इसीलिए ओम।
लेकिन यहाँ पे इसमें ओम लगा देना, इसमें पीछे ओम नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज ओम में नहीं आएगा। फ्रैक्शनल एरर जो होता है, ये जो फ्रैक्शनल एरर है ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट नहीं आएगी पीछे बेटा, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। कुछ टीचर लोग इसको गलत तरीके से करते हैं और आंसर कभी नहीं आता है, वो कैसे करते हैं जरा बताता हूँ, है ना, उसको भी बता देता हूँ। कई जगह पर ऐसे लिखा हुआ है ना, और कुछ टीचर ऐसे ही बता देते हैं और उससे आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आता। कैसे बता देते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से R1 R2 एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 एलसीएम ले लिया, फिर इसे लिखेंगे कि ये R2 है, ये प्लस R1 है, ये 1/R है, फिर यहाँ से R निकाल लेते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फिर ये कहते हैं कि देखो आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा A इंटू बी डिवाइड बाई सी, तो मल्टीप्लाइड है और ये C डिवाइड है, तो अब वो कहते हैं कि इसको, ये सीरीज में है तो इसको ऐसे कर लो, R1 R2 डिवाइड बाई R सीरीज। ये R सीरीज वाला लिख लिया, ये R1 प्लस R2, अगर R1 R2 सीरीज में होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C होता। तो देखो ये जो रिजल्ट बन गया, इसे R ऐसे लिख लिया ऐसे, तो ये रिजल्ट ऐसा बन गया। और इस रिजल्ट को हम लिखते थे ऐसे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c, ऐसे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा r बाई r, डेल्टा r1 बाई r1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा RS बाई RS, ऐसे। अब RS किसकी जगह पर लेट किया है, R1 प्लस R2, तो इसकी जगह पर ठाक को ऐसे लिख दो R1 प्लस R2, RS की जगह पर ठाके आप लिख दो R1 प्लस R2, ऐसे। और फिर इसको ऐसे कर देते हैं, डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2, और इसमें डेल्टा का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब इस R प्लस R2 को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट। तो सेपरेट करेंगे तो डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 ओवर R1 प्लस R2। अगर परसेंटेज निकालना है तो बहुत साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कहते हैं इसमें वैल्यू पुट कर लो। लेकिन आप वैल्यू पुट करना इसकी, इसमें 100% जो आंसर आएगा वो रॉन्ग ही आएगा। आप किसी भी बुक से इसको सॉल्व करके देखिए, SL अरोरा में भी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, प्रदीप फंडामेंटल बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के 2-3, और इस कंसेप्ट से आप यूज करके देखिए, जो आंसर आ रहा है वो मैच कभी नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने अभी कराया है वो डेरिवेशन नहीं लिखा होता है कहीं कि उसका रिजल्ट आया कैसे, तो वो मैंने अभी आपको ड्राइव करके दिखाया कि कैसे किया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा लास्ट, इसमें एक कंसेप्ट बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर मेजर्ड बाय स्पेरियोमीटर आर। ये गिवन है क्वेश्चन में रिलेशन आपको, आर इज इक्वल टू, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे कैपिटल आर, एल स्क्वायर बाई 6h, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर बाई 6h प्लस h बाई 2। द वैल्यू ऑफ एल एंड एच आर रेस्पेक्टिवली इतने रखिए, तो एल की वैल्यू रखिए यहाँ पे 4.0 सेंटीमीटर और h की वैल्यू रखी है उसने 0.065 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वाइल l को जो मेजर किया है कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया है, मीटर स्केल से, और h को मेजर किया है स्पेरियोमीटर से। फाइंड द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ r। अगर r में रिलेटिव एरर लिखना है तो देखो रिलेटिव मैक्सिमम लिखते हैं, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट r, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, डेल्टा r बाई r। ये होता था रिलेटिव एरर, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव एरर, इसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर कहता तो 100 का मल्टीप्लाई, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो ये निकालने के लिए हमें डेल्टा r की वैल्यू चाहिएगी और r की वैल्यू चाहिए होगी। तो r की वैल्यू पहले तो यहाँ से निकाल ले हम, l की वैल्यू हमें सीधी दे रखी है 4, तो 4.0 का स्क्वायर देखो, और 6h की वैल्यू दे रखी है हमें 0.065,
प्लस एच की वैल्यू रखिए 0.065 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करके मैं सॉल्व नहीं करूँगा सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो आर की वैल्यू निकले, देखो आर की वैल्यू निकले। अब हमें चाहिए डेल्टा आर। अब डेल्टा आर का देखो कंसेप्ट कैसे लगाएं। ये एल है, ये मल्टीप्लाइड में, मल्टीप्लाइड डिवाइड में, और ये सिंपल लिखा हुआ। तो 2 और h, 2 और 6 सॉरी 2 और 6 तो आपके कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें तो एरर होगा नहीं। तो इसमें लिखेंगे कैसे ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा एल बाई एल, और 2 पावर है इसीलिए 2 आगे, और नीचे डिवाइड में है तो डिवाइड वाला रूल लगाएं, तो प्लस डेल्टा एच ओवर एच, और ये 2 छोड़ दें, प्लस इसमें लगाएं रूल, तो डेल्टा एच ओवर एच। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब देखो ये डेल्टा एच ओवर एच, ये 2 बार आ गया, तो ये 2 फिर आगे आ गया, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू, अब डेल्टा एल की वैल्यू नहीं है इसमें, क्वेश्चन में गिवन नहीं। डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्योंकि अगर हमें वैल्यू ऐसे दे रखी होती एल इज इक्वल टू 4.0 प्लस माइनस एंड प्लस माइनस के 0.2 ऐसे, तो हम इसमें एल कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, और डेल्टा एल कहते हैं वो 0.2 सेंटीमीटर है। अब ऐसे क्वेश्चन राइट नहीं किया उसने ऐसे लिख दिया। तो उस वाली कंडीशन में जानते हो, इस मीटर स्केल से एल को मेजर किया मीटर स्केल से। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये और बढ़िया बात है। तो जानते हो जो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होगा, उतना ही हम एल के लेंथ में उतना ही मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कंसीडर करेंगे। जो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर की गई वह मिनिमम वैल्यू है जिससे वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। फिर दोबारा से, लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की गई स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू, वह मिनिमम वैल्यू जिसे कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सके, उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो देखो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट की हम बात कर रहे हैं, वैसे मैंने पीछे भी बता दिया है ये, तो इसमें कैलिब्रेशन बने होते हैं, एक साइड में मिलीमीटर्स में वाले होते हैं और एक साइड में इंच में स्केल देखा उसमें। तो इसमें ये 0.1 सेंटीमीटर, या ये 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो जो 0.1 सेंटीमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसके द्वारा आप एक्यूरेट मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो देखो इसका अगर हम लीस्ट काउंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे डेल्टा एल, जो लास्ट की डिजिट है ना उसकी जगह 1 लिखो, बाकी सब जगह पे 0 लिख दो, और डेसिमल प्लेस जिस पे लगाया वहीं पे लगा दो। डेसिमल प्लेस यहाँ लगा है, ये 0, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अगर इसका लीस्ट काउंट लिखना है डेल्टा एच, तो जो लास्ट की डिजिट है उसकी जगह 1 लिखो, बाकी की सारी डिजिट पर 0 लिख दो, और डेसिमल प्लेस जिस प्लेस पर लग रहा है उसी प्लेस पर लगा दो। तो 6 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 0, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 की जगह पर 0। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो स्पेरियोमीटर का ये लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? अगर वैल्यू में डेल्टा एच डेल्टा एल ना रखा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो लास्ट की डिजिट हो उसकी जगह 1 लिखिए, बाकी की सारी डिजिट की जगह पर 0 लिख दीजिए, और डेसिमल प्लेस जिस प्लेस पर लग रहा है उसी प्लेस पर लगा देंगे। 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल प्लेस लगा तो वहीं लगा देंगे, ऐसे ही सेम टू सेम। अब आपको देखो डेल्टा एल की वैल्यू मालूम है 0.1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू भी मालूम है 4 सेंटीमीटर 4.0, डेल्टा एच की वैल्यू भी मालूम है और एच की वैल्यू भी, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करके आप डेल्टा आर बाई आर सीधा निकाल सकते हो। आपको आर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपसे द वैल्यू ऑफ आर पूछता, ऐसे पूछता वैल्यू ऑफ, लेकिन उसने तो रिलेटिव एरर पूछा है, तो रिलेटिव एरर तो ये पूरा हो गया, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा होता द वैल्यू ऑफ आर विद एरर लिमिट, तो हम लिखते आर प्लस माइनस डेल्टा। तो उस वाली कंडीशन में आपको आर की जरूरत पड़ती, यहाँ से आप इसे सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
अब आर अगर आपको डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए तो आर का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप यहाँ ऐसे ऐसे, और आर की वैल्यू चाहिए होती तो आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली। देखो ये आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके ये निकाली, आर की वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें करते तो डेल्टा आर निकले आता, तो आर की वैल्यू और डेल्टा आर की वैल्यू पुट करके अब वैल्यू ऑफ आर विद एरर लिमिट निकाल सकते थे। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो डेल्टा आर बाई आर की ही वैल्यू पूछी है, और इस ये फ्रैक्शनल एरर है, रिलेटिव एरर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आगे कोई यूनिट मत लिखना, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट एरर की यूनिट वही होती है जो इस क्वांटिटी की है। अगर इसकी यूनिट मीटर है तो कि आप ये डिस्टेंस है, रेडियस है, तो इसकी अगर मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर में रखिए, तो अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर आएगी ऐसे। लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर है, इसकी सेंटीमीटर कट जाएगी तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होती, एब्सोल्यूट एरर की वही यूनिट होती है जो उस फिजिकल क्वांटिटी की है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, थैंक यू, आज के लिए इतना।